तो पूरे साल में हमारा जो बॉलीवुड है वो करीब $3 बिलियन का व्यापार करता है। ये बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो इससे लगभग 30 गुना बड़ी है, मेरा मतलब है करीब $100 बिलियन की, तो शायद दिमाग में हॉलीवुड का ही नाम आएगा। हाँ, जाहिर है लोग सबसे पहले वही सोचेंगे। बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एडल्ट इंडस्ट्री की। और आज हम केडी लाइफ की एक रिपोर्ट के आधार पर इस विषय की तह तक जाने वाले हैं। ये हमारा एक विस्तृत विश्लेषण है जहां मिशन ये समझना है कि स्क्रीन पर जो एक भ्रम बिकता है ना, उसके पीछे अर्थशास्त्र और शोषण का कौन सा पहिया घूम रहा है। हाँ, और मैं बता दूं कि ये $100 बिलियन का आंकड़ा जितना चौंकाने वाला है ना, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे साम्राज्य की कमान असल में कुछ ही हाथों में है। अच्छा, कुछ ही लोगों के हाथ में। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि माइंड गीक नाम की एक पेरेंट कंपनी है जिसका इस पूरे बाजार पर एकाधिकार है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक रहस्यमयी व्यक्ति के पास है जिसे ऑनलाइन बर्न बैग कहा जाता है। बर्न बैग, ये तो कोई असली नाम नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं, ये बस एक उपनाम है। इसका इस्तेमाल इस इंडस्ट्री के असली मालिकों की पहचान छिपाने के लिए होता है। मतलब कि अलग अलग ब्रांड्स के नाम पर एक ही छतरी के नीचे सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। ये तो मुझे किसी खतरनाक जादू के खेल जैसा लग रहा है। जादू का खेल? वो कैसे? मेरा मतलब है कि बाहर से देखने पर दर्शकों को एक स्मूथ इल्यूजन दिखता है कि सब ठीक है, लेकिन बक्से के अंदर उस असिस्टेंट को असल में घुटन और चोट लग रही होती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और ये इल्यूजन कैमरे के पीछे एक बहुत ही थका देने वाली मशीनरी से तैयार होता है। स्क्रीन पर जो वीडियो महज 15 या 20 मिनट का लगता है ना, उसे शूट करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। बाप रे, 2 से 3 दिन सिर्फ 15 मिनट के लिए? हाँ, ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया तो है नहीं। एक कमरे में डायरेक्टर, कैमरामैन और भारी लाइट्स के बीच ये एक पूरी तरह से मैकेनिकल प्रोडक्शन होता है। लगातार कई घंटों तक काम करने के दबाव में शरीर टूट जाता है, और इसीलिए परफॉर्मर्स को अक्सर ड्रग्स दिए जाते हैं। ताकि उनका शरीर एक मशीन की तरह बिना रुके काम करता रहे, भले ही उनका दिमाग पूरी तरह थक चुका हो। सही कहा। और इस इंसानी मशीन से जो मुनाफा निकलता है, उसका 90% हिस्सा सीधे उन सूट बूट वाले मालिकों की जेब में जाता है। अब यहाँ एक और बड़ा पेंच है। वो क्या? इतने बड़े व्यूअरशिप के बावजूद इन साइट्स पर विज्ञापनों का रेट बहुत कम होता है। मतलब 1000 व्यूज पर मुश्किल से 50 या 60 सेंट। अरे ऐसा क्यों? मतलब इतनी बड़ी ऑडियंस है तो बड़े ब्रांड्स को तो लाइन लगानी चाहिए वहाँ। विज्ञापन की दुनिया में इसे ब्रांड सेफ्टी कहते हैं। अच्छा। कोई भी प्रीमियम ब्रांड अपना नाम इस तरह के कंटेंट के साथ नहीं जोड़ना चाहता, इसीलिए ये साइट्स मजबूरन ज़ोमैटो जैसे ब्रांड्स के लेट नाइट एड्स या फिर अजीबोगरीब पिल्स के विज्ञापनों पर निर्भर रहती हैं। रुको, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, बताइए। अगर पैसा इतना कम है और काम इतना थकाऊ है, तो कैमरे पर सब कुछ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही होता है ना, तो फिर इसे जबरदस्ती या शोषण कैसे कह सकते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इनकी शर्तें किसी जेलर के नियमों जैसी होती हैं। एक बार साइन करने के बाद 12-12 घंटे की शिफ्ट और कई तरह की अमानवीय शर्तें थोप दी जाती हैं। 12 घंटे की शिफ्ट, ये तो बहुत ज्यादा है। और चूंकि एक वीडियो से पैसा कम बनता है ना, इसलिए परफॉर्मर्स को गुजारे के लिए बहुत बड़ी संख्या में वीडियो बनाने पड़ते हैं। वॉल्यूम के इस खेल में उन्हें लगातार काम करना पड़ता है। मतलब ज्यादा पैसा कमाना तो ज्यादा वीडियो बनाने होंगे, और इसी वॉल्यूम के चक्कर में इंसान की पूरी प्राइवेसी खत्म हो जाती होगी। बिल्कुल, और यही सबसे डरावना हिस्सा है। रिपोर्ट में मियां खलीफा का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने महज 3 महीने काम किया और करीब $12,000 कमाए। सिर्फ $12,000? हाँ, और उन 3 महीनों में बने ढेरों वीडियो ने हमेशा के लिए इंटरनेट पर उनकी पहचान दर्ज कर दी, क्योंकि इंटरनेट कुछ नहीं भूलता। सही बात है। और इसका असर सिर्फ परफॉर्मर्स पर नहीं पड़ रहा है। डेटा के अनुसार 2024 में भारत में, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में, ज़ैमस्टर जैसी साइट्स सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट्स की लिस्ट में है। असल जिंदगी में वीडियो से प्रेरित हिंसा का सामना किया है, जैसे चोकिंग या स्लैपिंग। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब स्क्रीन की ये मैकेनिकल हिंसा अब रियल लाइफ में नॉर्मलाइज हो रही है। बिल्कुल हो रही है। तो फिर एक सवाल उठता है कि सरकारें इन्हें पूरी तरह बैन क्यों नहीं कर पाती? तकनीकी रूप से ये बहुत मुश्किल है। सरकार अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए कोई डोमेन ब्लॉक करती है, तो जब कोई अपने फोन पर उस साइट को खोलता है,
वो पीछे ही पीछे एक नए URL पर रीडायरेक्ट हो जाती है। अच्छा, मतलब वो अपने आप नया रास्ता बना लेते हैं। हाँ, ये पूरी तरह ऑटोमेटेड है। यहाँ तक कि ये साइट्स अब पेमेंट के लिए UPI तक का इस्तेमाल कर रही हैं, जो सीधे तौर पर लोकल सिस्टम को चकमा देना है। ये तो ग्रीक माइथोलॉजी के उस डिजिटल हाइड्रा राक्षस जैसा हो गया। एक URL रूपी सिर काटा और फोन की स्क्रीन पर 3 नए सिर उभर आए। एकदम सही कहा। इसीलिए सिर्फ बैन लगाना इस मशीन को रोक नहीं पा रहा है। इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि ये इंडस्ट्री महज मनोरंजन नहीं बेच रही है। हाँ, ये मानसिक, शारीरिक और आर्थिक बर्बादी का एक ऐसा मॉडल है जो केवल कुछ अज्ञात मालिकों की तिजोरियां भर रहा है। बिल्कुल सही, ये एक सुव्यवस्थित शोषण का ढांचा है। इस पूरी रिपोर्ट को खंगालने के बाद एक बात जो छुपती है वो है डिजिटल दुनिया की याददाश्त। एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहां मुनाफा कमाने के लिए इंसान की हर हरकत को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया जाता है। हाँ, इंटरनेट की मेमोरी कभी मिटती नहीं है। तो सुनने वालों के लिए यहाँ एक विचार छोड़ते हैं। जब इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं, तो क्या हम अनजाने में एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां किसी भी इंसान की गलतियों और उसकी प्राइवेसी के हनन की कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं होगी? सोचने वाली बात है।